मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बज रहे हैं, वक्त हो गया है दमदार 10 का। आज सबसे पहले बात उस बड़े खुलासे की जिसने कांग्रेस के पेज प्रोपेगेंडा को एक्सपोज कर दिया है। कांग्रेस पार्टी एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रोटेस्ट की वजह से पहले से ही घिरी हुई थी। अब कांग्रेस पर एक और बड़ा और घिनौना आरोप लगा है। बीजेपी ये दावा कर रही है कि कांग्रेस पार्टी ने एआई समिट को बदनाम करने के लिए बड़ी साजिश रची थी। एआई समिट को बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पैसों का लालच दिया गया था। बीजेपी ये दावा करती है कि कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को एआई समिट का नेगेटिव वीडियो बनाने के लिए बकायदे पैसे ऑफर किए थे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को नेगेटिव वीडियो बनाने के लिए 10,000 से 40,000 रुपए तक का ऑफर दिया गया था। कांग्रेस के इस पेज प्रोपेगेंडा को उन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने ही एक्सपोज कर दिया जिन्हें पैसों का यह ऑफर दिया गया था। अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने एक वीडियो जारी किया है। वीडियो जारी करके इसकी पोल खोली है। पहले आपको वीडियो सुनाती हूं और फिर जो चैट है, जो डिस्कशन है, वो भी एक एक करके लाइन दर लाइन रीड करके आपको बताऊंगी। लेकिन पहले आप वीडियो देखिए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से खुद क्या कह रहे हैं। ये मैसेज जो आप देख रहे हैं ना ऊपर, वो एक मुझे रैंडम मार्केटिंग डिजिटल कंपनी से आया है। कह रहे हैं कि वो मुझे कितना भी अमाउंट देने के लिए तैयार है। ऑल आई हैव टू डू इज मुझे जो एआई सबमिट हुआ उस चीज को बदनाम करना है कि हमारी बीजेपी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया और जितना भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने पैसे डाले हैं वो अडानी और अंबानी के जेब में गए हैं, ना कि गवर्नमेंट को मिली है। ये मेरे इन्फ्लुएंसर अकाउंट वाले पेज पे आया था जिसपे रीच बहुत ज्यादा है। एंड दे वर ऑल्सो रेडी टू नेगोशिएट कि आप जो मांगोगे हम देंगे, बस आपको ऐसा ऐसा बोल के डालना है। अब आपने ये क्या सुना जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कह रही है कि मुझे मैसेज भेजा गया। मैसेज क्या है वो मैं मैसेज पहले आपके सामने पढ़ देती हूं और उसके बाद फिर आपको सुनाती हूं कि ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है वो क्या कह रही है। अब ये आप टेक्स्ट आपके सामने है। Recently India concluded the AI summit which was a total disaster from the BJP government. We got no investment, zero invention and capitalists were given all the benefit. और आगे क्या बात कही गई है, दिस इज व्हाट वी वुड लाइक यू टू हाईलाइट। पहले तो क्या हाईलाइट करना है कि ये बहुत ही खराब समिट थी, केवल कैपिटलिस्ट को बेनिफिट इसका मिला, कोई इनोवेशन नहीं था, कोई इन्वेंशन नहीं था। और हम ये चाहते हैं कि आप अपने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस पावर को आप इस्तेमाल करें और फिर ये आप हाईलाइट करें ऑन अर्जेंट बेसिस, एसएप यानी एज सून एज पॉसिबल फॉर द सेक ऑफ कॉमन पीपल। अच्छा, इसके ऊपर रिप्लाई भी क्या आ रहा है, उस पर ये कह रहे हैं बट द समिट वॉज ग्रेट अपार्ट फ्रॉम द नेकेड प्रोटेस्ट। अब नेकेड प्रोटेस्ट किसका था, वो तो कांग्रेस का ही था। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जिन्होंने ये प्रोटेस्ट किया था और गलगोटिया का नाम लिया उन्होंने। जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है वो ये कह रही है कि वी इवन गेटिंग $250 billion ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम दैट। यानी कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट भी भारत को मिल रहा है। फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि एआई समिट वाज अ टोटल फेलियर? क्योंकि जो दावा किया जा रहा है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की ओर से वो यही दावा है कि हमें अप्रोच किया गया, पैसों की बात की गई कि आप इस एआई समिट को हाईलाइट करें कि ये टोटल फेलियर था, बर्बाद था, बकवास था। आप ये दुनिया में दिखाने की कोशिश करें और ऐसा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप ये करें। एक और वीडियो आपको सुनाती हूं, देखिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर क्या कह रहे हैं। ये सुनकर लिटरली आपका दिमाग हिल जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैं लाइव था, सबको पता है। उसके जस्ट बाद मैं इंस्टा पे गया, मैंने मैसेज रिक्वेस्ट चेक किया, वहां पे एक लंबा चौड़ा मैसेज आया हुआ था जहां पे जो अभी एआई समिट हुआ है उसके लिए मुझे किसी ने अप्रोच किया गया कि हम आपको पैसे देंगे और आपको भला बुरा कहना है, आपको बोलना है कि एआई समिट किस तरीके से फ्लॉप हुआ है और जो कांग्रेस ने नंगा प्रोटेस्ट किया है वो कैसे अच्छा है, कैसे जस्टिफाइड है। भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम किस दुनिया में जी रहे हैं। अब आपने सुना, मैं उसी चैट का एक हिस्सा और आपके सामने पढ़ देती हूं। जब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच किया जा रहा था ये बताने के लिए कि देखिए एआई समिट कितना बड़ा फ्लॉप साबित हुआ है, आप इसे हाईलाइट करें, और उसके लिए बकायदा पैसे भी ऑफर किए गए। और इसमें क्या लिखा गया कि यू विल बी पेड फॉर दिस कैंपेन, आपको पैसे दिए जाएंगे। बीजेपी ने बात पकड़ ली है। बीजेपी ने कांग्रेस को एंटी इंडिया कांग्रेस बताया,
बीजेपी का कहना यह है कि कांग्रेस पार्टी हर मंच से सिर्फ देश को बदनाम करने की कोशिश करती है। शहजाद पूनावाला इस पर क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। स्पष्ट हो गया कि आईएनसी नहीं, कांग्रेस का नाम होना चाहिए एएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, एंटी नेशनल कांग्रेस। और कांग्रेस के लिए एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं, एस्पिरेशनल इंडिया नहीं, एम्बिशियस इंडिया नहीं, बल्कि एंटी इंडिया एजेंडा है, एनार्की इन इंडिया है। पहले कांग्रेस पार्टी ने किस प्रकार से शर्टलेस टॉपलेस प्रोटेस्ट करके एआई समिट को खराब करने की, डिसरप्ट करने की कोशिश की, और अब सामने निकल कर आया है प्रमाण सहित कि कैसे कांग्रेस पार्टी का इकोसिस्टम सोशल मीडिया और मीडिया में एआई समिट के खिलाफ सुपारी दे रहा है, दुष्प्रचार करवा रहा है, नेगेटिविटी फैला रहा है, और बकायदा ये नेगेटिविटी, प्रोपेगेंडा, दुष्प्रचार, झूठ फैलाने के लिए मोटा माल भी दे रहा है। पर सारी गेम एक्सपोज हो गई, क्योंकि जो कांग्रेस का इकोसिस्टम ये करवाने की कोशिश कर रहा है उसके बारे में लोगों ने ही आज एक्सपोज कर दिया है कि कांग्रेस देश के खिलाफ, देश के समिट के खिलाफ सुपारी देना चाहती है। बीजेपी ये कह रही है कि बकायदा एक रेट कार्ड तय कर दिया गया, और इस चैट में भी बकायदा ये कहा गया है 40K फॉर द कैंपेन एंड ऑल्सो फ्यूचर प्रोजेक्ट। राजकुमार सिंह जी और साथ ही राकेश शुक्ला जी हमारे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। मैं एक वीडियो सर और दर्शकों के सामने रख देती हूं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ये कह रहे हैं वो बड़ा डेंजरस है। वो ये कह रहे हैं कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी के मामले में उन्होंने वीडियो बनाया तो उन्हें कांग्रेस की पीआर टीम की ओर से ऑफर आया। अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी पर कोई वीडियो क्यों नहीं बनाता? जरूर बनाता। जिन्होंने गलत किया वो तो दुनिया के सामने लाना ही था, लेकिन जिसने ये वीडियो बनाया था उनको अप्रोच किया गया और इसमें यह कहा गया कि पीएम मोदी को बदनाम करने वाले वीडियो आप बनाएं। आप एक और बयान सुने। भाई हद ही हो गई। मैंने गलगोटिया यूनिवर्सिटी को क्रिटिसाइज करके आई समिट पे एक वीडियो क्या बना दिया। मुझे लिटरली ये मैसेज आया और इसके बाद कॉल भी आया है कि क्या आप हमारे लिए एक वीडियो बना सकते हो कांग्रेस पीआर टीम की तरफ से, जिसमें आप मोदी जी को क्रिटिसाइज करो कि मोदी जी ने एआई समिट में पैसा वेस्ट करा है और एआई समिट सिर्फ उनके पीआर के लिए रखा गया। भाई एटलीस्ट उन लोगों को तो मैसेज करते जो तुम्हारे लॉयल चमचे हैं, हम लोगों को क्यों? हॉरिबल है, ये हॉरिबल है, ये इतना हॉरिबल है राकेश जी कि 40,000 का ऑफर दिया जा रहा है, रेट कार्ड तय किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि आप मोदी को बदनाम करो, आगे फ्यूचर प्रोजेक्ट भी आपको मिलेंगे। मुझे लगता है कि एक गलती के बाद लगातार कांग्रेस गलती पे गलती करती जा रही है। पहली गलती उसकी ये थी कि प्रदर्शन का स्थान जो चयन किया गया था वो बहुत गलत था, और उस गलती में सुधार करने की बजाय कांग्रेस की तरफ से जो ये इन्फ्लुएंस को प्रपोजल दिया जा रहा है कि आप बदनाम करिए, उससे मुझे लगता है कांग्रेस इतना ज़्यादा बदनाम हो जाएगी कि जितना अविश्वास लोगों के मन में अभी है वो अविश्वास और गहरा होगा, और फिर कांग्रेस के लिए राजनीति करना बहुत कठिन हो जाएगा। क्योंकि यदि जनता और राजनीतिक दल के बीच में जितना अविश्वास बढ़ता है उसमें फिर राजनीति करना कठिन हो जाता है। और कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, कांग्रेस देश की राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन कांग्रेस में इतना मतिभ्रम हो जाएगा इसकी संभावना नहीं। मतिभ्रम की बात करें राकेश जी, देखिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो कह रहे हैं, बीजेपी जो कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रही है, वो सब कुछ इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है। ये तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वो ये तक दावा कर रहे हैं कि बीजेपी से नफरत करते करते ये देश से नफरत करने लगे हैं क्या? उनका कहना है कि एआई समिट को बदनाम करने के लिए उन्हें पैसों का ऑफर दिया गया था। लोग अब बीजेपी से नफरत करते करते देश से नफरत करने लगे हैं। दिल्ली में जो एआई समिट हुआ, सोशल मीडिया पर नेगेटिव पेड कैंपेन चला के इस इवेंट के खिलाफ बात की गई, लेकिन जब मैं खुद इस इवेंट में गया तो सोशल मीडिया पर जो दिखाया जा रहा था उससे बिल्कुल ही अलग चीज हो रही थी। इंटरनेट चल रहा था, यूपीआई कार्ड सब एक्सेप्ट हो रहे थे, डायरेक्ट मेट्रो से एंट्री थी, हर तरफ हाई सिक्योरिटी थी, दुनिया की सारी बड़ी एआई कंपनीज यहाँ पर थी, इंडिया की एआई कैपेबिलिटी यहाँ पर दिखाई जा रही थी। तब भी कुछ दिमाग से मासूम लोग देश के इतने बड़े इवेंट के खिलाफ बात कर रहे थे। अब राजकुमार जी इससे क्या कहा जाए? कांग्रेस क्या करना चाह रही है? देश को बदनाम करना चाह रही है, मोदी को बदनाम करना चाह रही है, खुद को बदनाम करना चाह रही है? कौन सी पॉलिटिक्स कांग्रेस पार्टी कर रही है?
देखिए, मुझे लगता है कि इतना गंभीर मामला है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के खुलासे के बाद कि कांग्रेस को बिना विलंब किए सफाई देनी चाहिए, अपनी स्थिति स्पष्ट करे। कांग्रेस ने 3 बड़ी गलतियां की। जैसा अभी राकेश जी ने कहा कि आपने जो प्रोटेस्ट का जो वेन्यू चुना वो आपकी नेगेटिविटी को शो करता है। आपको बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट का राइट है, मोदी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट का राइट है, लेकिन वो प्रोटेस्ट कहां हो, कैसे हो, कब हो, उसके लिए थोड़ी सोच और समझ की जरूरत पड़ती है। आप एक ग्लोबल समिट में इस तरह से सेमी न्यूड प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम नहीं कर रहे, बीजेपी को क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं आप। नहीं, वो तो कह रही है हमारे शेर है। नहीं, ये तो फिर ये है कि आपने सोचने समझने का एक आपके पास मौका था बैक पैक करने का, आपने वो भी गंवा दिया, चोरी की फिर सीना चोरी की। तीसरी बात जो इन्फ्लुएंसर्स कह रहे हैं, इससे एक बात तो उजागर होती है कि कांग्रेस को इतनी भी समझ नहीं है कि आप अप्रोच किसको कर रहे हैं। एक तो आप कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं एक ग्लोबल समिट को बदनाम करने के लिए, और फिर अप्रोच में भी आप इतने सावधान नहीं है कि आप अप्रोच उन लोगों को कर रहे हैं, जैसा कि एक इन्फ्लुएंसर कह रही थी कि आपने अपने चमचों के अलावा जो इंडिपेंडेंट लोग हैं उनको भी अप्रोच कर लिया, तो आप खुद एक्सपोज भी हो गए दोबारा से। तीसरी बात, एक जो बड़ा खतरा है, सोशल मीडिया लगातार एक्सपेंड कर रहा है और करेगा। अगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इस तरह से, मान लो इन्होंने तो इस्तेमाल नहीं हुए जो बता रहे हैं, कुछ लोग हुए भी होंगे, तो एक बहुत डेंजरस ट्रेंड है कि सोशल मीडिया अगर इस तरह से यूज होने लगेगा, किसी कॉन्स्पिरेसी का पार्ट बनने लगेगा, तो एक बड़ा खतरा देश के सामने आने वाले वक्त में हो सकता है। मुझे लगता है इन सारी चीजों को गंभीरता से सोशल मीडिया का नकारात्मक उपयोग हुआ है। 3 देश हमारे सामने हैं जहां सोशल मीडिया का बहुत नकारात्मक उपयोग हुआ और उसके चलते वो देश तबाह हो चुके हैं, चाहे श्रीलंका हो चाहे बांग्लादेश, श्रीलंका। हाँ, 3 तो हमारे पड़ोस में हमारे, ये तबाह हुए हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के नेगेटिव अप्रोच के चलते ही ये तबाह हुए हैं। नहीं, ऐसा नहीं था। क्या वहां की समस्याएं हल हो गई? जिन समस्याओं को लेकर एक नेरेटिव चलाया गया, नहीं हुआ हल। इसलिए ये नैरेटिव चलाने का जो एक प्रोपेगेंडा तैयार करने का सिस्टम बन गया सोशल मीडिया के माध्यम से। एंटी मोदी होते होते ये एंटी एआई समिट एंटी इंडिया कैसे होता है? हाँ, सवाल इसी बात का है कि आप मोदी जी का विरोध करिए, उनकी नीतियों का विरोध करिए। विरोध करने के लिए आपके पास एक अलग जगह होनी चाहिए, लेकिन भारत का विरोध नहीं करना चाहिए जहां 125 देश के प्रतिनिधि उपस्थित हों, सीईओ, वहां के राष्ट्राध्यक्ष, वहां पे कांग्रेस का पहुंच के विरोध करना। और विरोध का तरीका जो अपनाया गया वो तो सीधे सीधे भारत की अस्मिता के लिए आपने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। जिस एआई समिट में दुनिया ने भारत की एआई पावर देखी, जिसने दुनिया भर में बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज को भारत में एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा किया, जिसमें 18 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए, उस एआई समिट को बदनाम करने के लिए कांग्रेस पार्टी पैसे की पेशकश कर रही है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दे रही है, और ये पोल खुद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स खोल रहे हैं। अब आप ये भी सोचिए कि किस तरह से, अगर कांग्रेस पार्टी की पीआर टीम का ही ये काम है और ये काम वो कर रही है, तो यहां पर भी कोई सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। खुद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स उनकी पोल खोल रहे हैं। एक और बयान आपको सुनाती हूं। मैंने बेवकूफ लोग देखा है, बहुत बेवकूफ लोग देखा है, पर कोई भी कांग्रेस की पीआर टीम से क्लोज नहीं आ पाया। दे हैव सेंट मी अ टेक्स्ट, मी जो उनकी 4 दिन से बुराई कर रहा है, उसे उन्होंने टेक्स्ट भेजा है कि यार आप थोड़ी बुराई कर दो एआई समझ के कि कितना घटिया मिसमैनेजमेंट था। हाँ जी, मिसमैनेजमेंट तो था, पर वो आपकी तरफ से था, हमारी तरफ से नहीं था। रिसर्च कर लेते थोड़ा, मेरी आईडी में 2 दिन वीडियो देख लेते मैम, बट हाँ, रिसर्च फ्रॉम कांग्रेस, आई एम ओनली डम दैट आई एम एक्सपेक्टिंग इट फ्रॉम यू ऑल। तो ये पीआर तो चलेगा नहीं आपका। थैंक यू सो मच। डम, सोचिए जरा, बड़ी नौजवान पीढ़ी है ये राकेश, ये बहुत नौजवान पीढ़ी है जो कह रही है डम है ये। राजकुमार जी, ये जो जिस तरीके की चर्चा है, ये तो भद पिट गई है कांग्रेस पार्टी की। मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं हो रहा है। अगर ये सारी बातें जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कह रहे हैं 100% सच है, तो भद पिट गई है कांग्रेस। मैं 2 चीजें और कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में एआई में 2 वर्ल्ड पावर है, अमेरिका और चाइना। इंडिया तीसरी एआई वर्ल्ड पावर बनने की कोशिश में है और दुनिया उसमें संभावनाएं देखती है बनने की। ये हमारी ग्लोबल एआई समिट से साबित हो गया। जिस तरह से लोगों का पार्टिसिपेशन हुआ, चाहे कॉर्पोरेट की बात हो, चाहे आईटी कंपनीज की बात हो या राष्ट्राध्यक्षों की बात हो, और आप उस देश की सबसे पुरानी पार्टी, वो पार्टी जिसने उस देश पर सबसे ज्यादा लंबे समय राज किया है, वो उस समिट को सैबोटाज करने की कोशिश करती है। तो मुझे लगता है कि इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। दूसरी बात, अभी राकेश जी ने भी जिक्र किया, आपने कहा 3 देशों की बात हुई, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल, जहां सोशल मीडिया या जेएनजी जिसको नाम दिया गया,
उसने एक बड़ा परिवर्तन सत्ता में किया, लेकिन बाद में जब चुनाव होते हैं, 2 देशों में तो हो चुके, वहां वो जेन जी कहां थी, सोशल मीडिया कहां था? तो कहीं ना कहीं ये जो जनमानस है, देश का जो पब्लिक है, उसकी पल्स को या उसकी सोच को रिफ्लेक्ट नहीं करती है। जो हम ये मान लेते हैं कि जेन जी क्रांति बहुत अच्छी चीज है, वो नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो बांग्लादेश में जो पार्टी है, नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी, उन्हीं लोगों की पार्टी थी जिन्होंने विद्रोह किया शेख हसीना के खिलाफ, उनकी इतनी दुर्गति नहीं होती। श्रीलंका में वो लोग कहां हैं? नेपाल में फिर चुनाव हो रहा है। अगर आप उसको इंडिया के भी रिफ्लेक्शन में देखें तो फिर राकेश ये कहे कि कांग्रेस पार्टी कहां है? वो तो ना जेनजी के बीच में है, ना वो मिलेनियल्स के बीच में है, ना वो जेनेक्स के बीच में है। कहां है कांग्रेस पार्टी? किन के बीच में है? नहीं मीनाक्षी जी, इसमें सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि क्या कांग्रेस भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में नहीं देखना चाहती क्या? देखिए, हमारी संकल्पना है कि 2047 में हम भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे, यानी विकासशील देश को विकसित राष्ट्र बनाने की एक संकल्पना लेकर भारत चल रही है। और जब भारत चल रहा है तो यानी समूचा 140 करोड़ जनमानस के डेवलपमेंट की बात सोची जा रही है। और उसमें एआई, यदि आपको आगे बढ़ना है और उन समृद्धशाली देशों के साथ खड़े होना है तो आपको टेक्नोलॉजी में भी समृद्धशाली होना पड़ेगा। और उस समृद्ध के लिए आपको एआई तकनीक को अपनाना पड़ेगा। इस एआई तकनीक को अपनाने के लिए भारत आगे बढ़ रहा है और उसके लिए दुनिया के तमाम तकनीकी देशों के साथ मिलकर यदि भारत में सम्मिट हो रहा है तो मुझे लगता है इसका विरोध करने का तात्पर्य यह हुआ कि आप भारत के विकास के पक्षधर नहीं है। एक और बड़ी इंफॉर्मेशन आई है, आप हैरान हो जाएंगे। यहां पर बात 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 की नहीं है, 1.5 लाख तक की ऑफर की है। 1.5 लाख तक की ऑफर की है। उसमें आप देश की इज्जत को नीलाम करना चाह रहे हैं। और किन लोगों के सामने नीलाम करना चाह रहे हैं? उन तमाम बड़े बड़े टेक कंपनीज के सीईओज के सामने नीलाम करना चाह रहे हैं। आप बार बार ये कहते हैं कि देश को जो है उसकी इज्जत नहीं रखी गई, सरेंडर कर दिया, नरेंद्र सरेंडर हो गए, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और आप 1.5 लाख की कीमत में आप इन्फ्लुएंसर्स को खरीद के देश को बदनाम करने की फिराक में थे। यह आरोप बीजेपी लगा रही है। एक और बयान आपके सामने रखती हूं। मुझे 1.5 लाख दिया जा रहा था एंटी नेशनल वीडियो बनाने के लिए। एआई समिट का ये नंगा नाच तो सबने देखा ही होगा, ये किसने कराया ये भी आपको पता होगा। लेकिन इससे भी घिनौनी चीज पता है क्या हुई? जब आज पूरे देश में इनकी थू-थू हो रही है तो इस नंगे नाच को जस्टिफाई करने के लिए हम क्रिएटर्स को मोटा पैसा दिया जा रहा है, जिसमें हमें मोदी या बीजेपी के विरोध में नहीं बल्कि देश के विरोध में बोलने को कहा गया। इनकी सोच देखिए कितनी घटिया हो चुकी है। साला रूलिंग गवर्नमेंट को गिराने के चक्कर में देश गिराने पर उतर आए हैं ये लोग। लेकिन इस देश में सच बोलने पर पता है क्या होता है? अभी कुछ लिबरल्स कमेंट में आके मुझे अनपढ़ बोल जाएंगे, और आप भी ये सच्चाई बिल्कुल शेयर मत करना, वरना आपको भी अंधभक्त का टाइटल दे दिया जाएगा। ये जो व्यक्ति है, इसका नाम कलयुग है, उसने कहा कि बकायदा 1.5 लाख का ऑफर दिया जा रहा था। एंटी नेशनल वीडियो बनाओ, एआई समिट पूरी तरह से फ्लॉप है ये कहो, मोदी की बदनामी करो, और ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को 1.5 लाख में खरीदने की कोशिश थी। ये सबने देखा। किसने कराया ये भी आपको पता ही होगा। लेकिन इससे भी घिनौनी चीज क्या हुई है पूरे देश में, कैसे थू-थू हो रही है। इस नंगे नाच को जस्टिफाई करने के लिए भी क्रिएटर्स को, यानी कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को मोटा मोटा पैसा दिया जा रहा है कि आप जस्टिफाई करो कि कपड़े उतार कर वहां पर एआई समिट में जाकर प्रदर्शन करना बिल्कुल जायज था। आप ऐसा नैरेटिव खड़ा कर दो देश में कि जो कांग्रेस ने किया, जो यूथ कांग्रेस कर रही है, वही सही था, वही सही तरीका था, वही सही प्रोटेस्ट था। ये तो एआई समिट फ्लॉप था और इसके लिए पैसे ऑफर किए जा रहे थे। इसमें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को यह कहा जा रहा था कि मोदी या बीजेपी के विरोध में ही नहीं, देश के विरोध में भी अगर बोल दिया जाए तो वो भी ठीक है। सोचिए जरा, सोच कितनी घटिया हो चुकी है। रूलिंग गवर्नमेंट को गिराने के चक्कर में देश गिराने पर उतर आए हैं ये लोग। एक और बयान मैं आपके सामने रखती हूं। सब बिकते हैं, बस कीमत लगानी आनी चाहिए। यही सोच के मुझे भी एक बढ़िया रेट ऑफर हुआ जिसकी एक सिंपल कंडीशन थी, बिना किसी एनालिसिस के एआई समिट को क्रिटिसाइज करते हुए एंटी इंडिया नॉइज को एम्पलीफाई करना था। और सबसे मेन बात, वो चाहते थे कि इन शर्टलेस सलमान खानों के प्रोटेस्ट को जस्टिफाई करूं, वो भी भगत सिंह और गांधी जी के प्रोटेस्ट से कंपेयर करके। क्या बेहूदगी है ये। देखो, लेफ्ट विंग हो या राइट विंग, ऐसी पीआर फैक्ट्रीज हर जगह चलती हैं, लेकिन देश की इज्जत को ही कंटेंट बना दिया, ये अलग सीन था भाई।
अब मेरा डिसीजन तो आपको पता ही है, बाकी वैसे मुझे लगता नहीं कि किसी और सेंसिबल क्रिएटर ने ऐसा भगत सिंह वाला बेसलेस कंपैरिजन किया होगा। ऐसा एक बयान नहीं, दो बयान नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, अब तो दर्जन भर की संख्या में आ गए हैं राकेश जी हमारे पास। दर्जन भर की संख्या में ये बयान हमारे पास आ गए हैं और एक ही कंडीशन है, पैसे लो, मोदी को बदनाम करो, पैसे लो, एआई समिट को बदनाम करो, पैसे लो, उस शर्टलेस नंगा नाच को आप जो है जस्टिफाई करो कि ये बिल्कुल ठीक था। कांग्रेस के मानसिक दिवालियापन का इससे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं हो सकता। आप सोचिए कि कितना फ्रस्ट्रेशन है। फ्रस्ट्रेशन इस हद तक पहुंच चुका है कि वो कुछ भी करने के लिए, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। और ये कौन प्रकट कर रहा है? ये वो प्रकट कर रहे हैं जो भारत के मतदाता हैं। ये वो प्रकट कर रहे हैं जो भारत के मतदाताओं के बीच में डेली संवाद करते हैं। उनसे आप संपर्क कर रहे हैं और उनसे आप कह रहे हैं कि भारत को बदनाम करिए। मतलब भारत के एक नागरिक से आप भारत को बदनाम करने की पैरवी कर रहे हैं। इससे ज्यादा मानसिक तौर पे अस्वस्थ कोई भी केंद्रीय नेतृत्व तो नहीं हो सकता जितना कांग्रेस का दिखाई दे रहा। हद हो रही है। देखिए, मतलब आप किस हद तक जा रहे हैं और उस देश का शासक बनने के लिए, उस देश को बदनाम करने के लिए आप उतारू हो गए हैं। मैं इंतजार कर रही हूं कि इसमें कांग्रेस का जो सोशल मीडिया है वो क्या कहता है, कांग्रेस पार्टी इस पर क्या कहती है, क्योंकि सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन नेगेटिव, इतना नेगेटिव इस्तेमाल हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। अगर इसमें इस पूरे प्रकरण में अगर 50% क्या मैं कहती हूं, अगर 10% भी सच्चाई है, देन तो शेम ऑन यू कांग्रेस। अगर 10% भी सच्चाई है तो, 1% भी है तो, 1% सच्चाई भी यदि है तो भी कांग्रेस का निगेटिव चेहरा, नकारात्मक चेहरा सामने आया। देखिए, कोई सही सोच वाला व्यक्ति इस हरकत को जस्टिफाई नहीं कर सकता। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जो इंडिया ब्लॉक गठबंधन है अपोजिशन का, इवन उसके जितने घटक दल हैं, सबने इससे अपने आप को अलग किया, इसको क्रिटिसाइज किया। इसकी आलोचना की, समाजवादी पार्टी ने इसकी आलोचना की। प्रदर्शन ठीक है, आप कर सकते हैं प्रदर्शन, लेकिन शर्टलेस प्रदर्शन करना, एआई समिट के वेन्यू पर जाकर प्रदर्शन करना, इतना ही नहीं, 100 कदम आप और आगे बढ़ गए। आपने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को टूल किट बनाने की कोशिश की भारत को बदनाम करने के लिए। सवाल तो पूछा जाएगा कांग्रेस पार्टी से। ये जो एआई समिट में एक ड्रामा हुआ था, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ड्रामा किया था, नंगा नाच किया था। अगर वाकई में शेरों वाला काम किया था, जैसे कि इस वक्त यूथ कांग्रेस इसे प्रोजेक्ट कर रही है और कांग्रेस पार्टी इसे प्रोजेक्ट कर रही है, तो शेरों की तरह आते और हथकड़ी लगवा लेते अपने हाथों में, पुलिस के सामने सरेंडर कर लेते और फिर जो कानून तय करता है उस कानून के हिसाब से न्याय होने देते। भाई ये तो शेरों वाला काम होता है, जैसा कांग्रेस पार्टी कह रही है। लेकिन घबरा गए, हिमाचल प्रदेश भाग गए। अब ऐसे भागे कि 2 राज्यों की पुलिस सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा पर आ गई। आपने अभी तक केवल फिल्मों में ऐसा ड्रामा देखा होगा, लेकिन हिमाचल प्रदेश में ये तो रियलिटी में हुआ है। एआई समिट के दौरान हंगामा करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची दिल्ली पुलिस को हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने दिल्ली पुलिस को इस भारी विरोध का सामना करना पड़ा। दोनों पुलिस के बीच में कई घंटे तक नोकझोंक होती रही। 6 तस्वीरें आपके सामने इस पूरी कहानी को बयां करने वाली है। हिमाचल की पुलिस ने दिल्ली पुलिस के जवानों को पहले में हिरासत में ही ले लिया। सोचिए जरा। ताजा अपडेट यह है कि दिल्ली पुलिस अब इन आरोपियों को लेकर दिल्ली ला रही है और थोड़ी देर पहले तीनों का अंबाला में मेडिकल कराया गया। दिल्ली पुलिस दोपहर 3 बजे तक तीनों आरोपियों को दिल्ली की अदालत में पेश भी कर सकती है, लेकिन इससे पहले दिल्ली पुलिस जब तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद शिमला के रोहडू से लेकर निकली तो बड़ा बवाल हुआ। हिमाचल की पुलिस ने सोलन में दिल्ली पुलिस की टीम को रोक दिया। तीनों को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार करने का आरोप भी लगा। इसके बाद दिल्ली पुलिस फिर शिमला पहुंची। रात 1:30 बजे जज के सामने पेश किया गया। रात 2 बजे जज ने तीनों कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया। उसके बाद दिल्ली पुलिस तीनों आरोपियों को लेकर दिल्ली रवाना हो पाई। और उससे पहले सड़क पर कितनी बहसबाजी हुई, सोचिए जरा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता की। किस तरह से जो दिल्ली पुलिस के तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर अभी पहुंचे हैं। सर, अभी एक छोटा सा सवाल है कि अभी कब तक आपको इनको अदालत में पेश करना है? आज ही करेंगे। आज ही करेंगे। कितने बजे तक?
इवनिंग तक, टिल इवनिंग 3 बजे तक। और कल क्योंकि जिस तरह से यहाँ पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा वहाँ पर देखने को मिला, अभी अभी क्या कार्रवाई हुई है वहाँ पर? क्या नहीं कह सकते। ट्रांजिट रिमांड कितनी देर आज तक का। आज का है। आज कितने बजे पेश कर देंगे सर? शाम तक। आपने कहीं नहीं देखा होगा, मैं तो याद करने की कोशिश करी थी कि मैंने कौन सी फिल्म में ये देखा कि पुलिस ने ही पुलिस को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मेरे जहन में ऐसी कोई घटना याद ही नहीं आ रही है। लेकिन ये हिमाचल में हुआ। दिल्ली पुलिस की टीम 14 घंटे के बाद हिमाचल प्रदेश से निकल पाई है। दिल्ली पुलिस की टीम जब इन आरोपियों को पकड़ने कल सुबह शिमला पहुंची थी तो उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि इस तरह के हालात का सामना उन्हें करना पड़ेगा। तीनों आरोपी हिमाचल प्रदेश के नहीं है, लेकिन दिल्ली में धरपकड़ के बाद शिमला के पास रोहड़ू के रिसोर्ट में जाकर छिप गए थे। दिल्ली पुलिस ने कल सुबह 9 बजे उन्हें अरेस्ट किया। उसके बाद जब वो तीनों आरोपियों को लेकर निकली तो सोलन के धर्मपुर में हिमाचल पुलिस ने उन्हें रोक दिया। बवाल इतना बढ़ा कि हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस के 15 जवानों को हिरासत में ले लिया। दिल्ली पुलिस की गाड़ी को सीज किया गया। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर बहसबाजी भी हुई। जरा एक बार ये बहसबाजी हमारे दर्शकों के सामने रखते हैं। नहीं लेना आप मेरी बात। अपनी कोर्ट में पेश कर सकते हो। अभी आप किसी कहेंगे आपके ऊपर एफआईआर में बोलो मेरे को ऑप्शन। एफआईआर तो आपने की 8-11 पे था। जब भी की मेरे को ऑप्शन मिल। एक मिनट मैं पहले एफआईआर, मेरी एफआईआर रजिस्टर है 20 तारीख की। 20 तारीख में मैं आज सुबह अरेस्ट कर चुका हूँ। अरेस्ट करके मैं ले जा रहा हूँ जहाँ मुझे आपने रोक रखा है पूरे दिन भर से, और अब मुझे नाके पे आप रोक रहे हैं। आपके ऊपर एफआईआर कॉपरेट करिए, मेरे को जांच करिए, मेरे को जांच करिए। मैं आपको यही नहीं, ठीक है, मैं आपको ये देखो मैंने जो सुनना, मैंने आपकी बात सुन ली, ठीक है। मैंने जब आपको सुबह ही बोला था आपके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, आप लोगों को लेके जा रहे हैं, आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट आपने अपना देखा है। मैंने कहाँ देख लिया, मैंने कहाँ देख लिया? एक आपने डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया सर। अभी देख लीजिए, अभी देख लीजिए, आपने कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया। कोर्ट से कितने बजे निकला? तो आपने इतनी देर में ट्रांजिट रिमांड क्यों नहीं लिया सर? आप कोर्ट से कितने बजे निकला हूँ मुझे वो नहीं पता। मैं आपको आप मेरे को मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अभी एक एफआईआर रजिस्टर हुई है आपके ऊपर। आप कोऑपरेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बिल्कुल कर रहा हूँ, कर रहे हैं ना। हाँ तो आ जाइए, आप ही कैमरे बंद करिए और मेरे को जो मुझे कार्रवाई करनी है वो मुझे कार्रवाई करनी है। मैं अभी अपनी फाइल लेके आता हूँ, मैं अपनी एफआईआर दिखाता हूँ। एक मिनट सर, मीडिया के सामने करा। एक मिनट, इन्वेस्टिगेशन आप मीडिया के सामने कराते हैं। अब तो ट्रायल मीडिया करता है। एक पुलिस वाला बोल रही है सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। एक मिनट, मैंने एफआईआर सर, एक मिनट मुझे बोल लेते, क्योंकि आप जो कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं आपको बोल रहा हूँ एक पुलिस वाले को काम करने से रोक लेते। आपके ऊपर एफआईआर दर्ज है, आप 3 बंदों को अगवा करके ले जा रहे हैं, ठीक है? तो ज्वाइन करिए इन्वेस्टिगेशन। आपको इतनी सी बात बोल रहा हूँ, नहीं तो हम करवाएंगे। आपको करना तो पड़ेगा, आपको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी पड़ेगी, बस इतनी सी बात। ठीक है, अब मैं एक बात बोलूं, अब सुनिए, मेरी एफआईआर है किस तारीख की? 20 तारीख की। 20 तारीख की एफआईआर में अरेस्ट मैंने किया आज मॉर्निंग में, ठीक है, जिसमें कि ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं 9 लोग अरेस्ट हो चुके हैं, उनके ऑलरेडी पीसी रिमांड आ चुके हैं। आज मैं सुबह अरेस्ट करके ला रहा हूँ। सुबह से मुझे आपने कोर्ट में सर सुनिए तो कहा जा रहा है सर, बंदे हैं सर वहाँ पे थे उस टाइम। मैं क्या कह रहा हूँ, आपने बोला कि आपने बोला आप कर रहे हो, आप कर रहे हो सर। मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरी अभी मीडिया वालों से भी हुआ है, मेरे को इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए। कोई नहीं सर, आप यू आर इन द पब्लिक प्लेस सर, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग। बिल्कुल ज्वाइन हुई है, ये सब मीडिया के सामने आप बोल रहे हैं मीडिया ट्रायल करेंगे, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा, कोई वैसे मैं और हमें कोऑपरेट करिए। बिल्कुल मैं कर रहा हूँ, मैं कोऑपरेट कर रहा हूँ, मुझे सुनाइए। मैं तो दोनों पुलिस वाले हैं, एक दिल्ली की पुलिस है, एक हिमाचल की पुलिस है। हिमाचल पुलिस ये कह रही है दिल्ली पुलिस के जवान से कि भाई आपके ऊपर अब एफआईआर रजिस्टर कर दी गई है कि आप 3 लोगों को अगवा करके लेकर जा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई मेरे पास एफआईआर है, मैं इन्हें लेकर जा रहा हूं, ट्रांजिट रिमांड मांगूंगा, लेकर जाऊंगा। हिमाचल पुलिस कह रही है आप मेरे काम में बाधा डाल रहे हैं। ये क्या हो रहा है? कौन बचाने की कोशिश कर रहा है और किससे बचाने की कोशिश कर रहा है? दरअसल है क्या कि जब दिल्ली पुलिस गई होगी, दिल्ली पुलिस के जो बातचीत सुनने में आई उसका मतलब ये है कि ये सर्च वारंट लेके गए थे और उन्होंने कहा हमने डॉक्यूमेंट आपको दिखाए हैं। तो निश्चित तौर पे तीनों लोगों की गिरफ्तारी के डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दिखाए होंगे,
लेकिन वो तो कैमरे पर भी कह रहे, मैं दिखा रहा हूं आपको मैं डॉक्यूमेंट। दिखा रहा हूं, और इसके पहले भी उन्होंने दिखाया। उन्होंने कहा कि पूरे दिन से हमको रोका जा रहा है अलग अलग जगहों पर। अब मुझे याद नहीं आता कि कहीं पे भी कोई पुलिस वाला किसी पुलिस वाले के खिलाफ FIR किया होगा। 2 मामले मुझे याद आते हैं जिसमें राज्य सरकार की पुलिस की तरफ से हस्तक्षेप किया गया, रोक टोक किया गया। एक पंजाब पुलिस और एक आपके पश्चिम बंगाल पुलिस। आपको याद होगा संदेश खाली में जब CBI गई थी तो स्थानीय पुलिस ने उनको रोक दिया था और उनको बंदी जैसे बना लिया था। लेकिन ये पहला मामला है जिसमें एक राज्य के पुलिस के खिलाफ दूसरे राज्य के पुलिस की तरफ से FIR दर्ज की गई। उनको कहा जा रहा है हम आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके जा रहे हैं, जबकि उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अब इसमें 2 पक्ष हैं भाई। दिल्ली पुलिस गई है सादे बर्दे भी इसलिए गई है क्योंकि वहां कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के नेताओं को गिरफ्तार करने गई है। निश्चित तौर पे उसको ये अंदाजा रहा होगा कि स्थानीय पुलिस गिरफ्तारी में बाधा पैदा करेगी। तो जब वो गए वहां से गिरफ्तार किए, पुलिस का अधिकार होता है। गिरफ्तार करके जब वो आ रहे थे तो आपने क्यों रोका सोलन में उनको? और आप गिरफ्तार हुए आरोपियों को अगवा करने की बात क्यों कर रहे हैं? स्वाभाविक है। ट्रांजिट रिमांड तो वहीं की पुलिस से लेनी पड़ेगी। नहीं तो उन्होंने लिया तो है, उन्होंने कहा कि ट्रांजिट रिमांड हमको मिली हुई है, तो गिरफ्तारी के बाद उन्होंने रिमांड फिर लिया। FIR क्यों थी? और ये करके क्या हिमाचल सरकार, मैं ये पूछूं, हिमाचल सरकार इन तीनों को बचाने की कोशिश कर रही थी? देखिए, दिल्ली में डेमोन्स्ट्रेशन हुआ तो ये तीनों लोग हिमाचल जाके छुपे क्यों थे? सीधा सा मामला है, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, वो उनको प्रोटेक्ट कर सकती थी, उनकी गिरफ्तारी में अड़चन डाल सकती थी। वही पर्पस था और वही तस्वीर हमने अभी देखी है। अब इसमें 2 चीजें हैं कि एक तो पॉलिटिकल प्रेशर होता है पुलिस पर जी, वो, दूसरा एक प्रोसीजर की बात है कि अगर किसी दूसरी स्टेट की पुलिस जाती है किसी अन्य स्टेट में तो वहां की लोकल पुलिस को आप साथ लेकर ऑपरेट करते हैं, एक्शन लेते हैं। दूसरा ट्रांजिट रिमांड, वो एक लीगल बाइंडिंग है, वो उन्होंने ले लिया था। इसके बाद भी अगर उनके खिलाफ किडनैपिंग का केस दर्ज हुआ है तो सीधे सीधे हिमाचल सरकार या कांग्रेस सरकार पुलिस का दुरुपयोग करते हुए एक कानूनी कार्रवाई में बाधा डाल रही है। ऐसे मामले, ऐसा नहीं कि पहले कभी नहीं हुए। अगर मेरे को सही याद आ रहा है तो पंजाब सरकार दिल्ली से किसी बीजेपी के नेता को गिरफ्तार करके ले जा रही थी, करने आ रही थी, आ रही थी, करने आ रही थी हरियाणा में उसको, और मेरे ख्याल से 21 या 22 की बात है शायद, तो उनको हरियाणा में रोक लिया गया था। तो इस तरह की वारदातें होती है, लेकिन हमें समझना चाहिए कि कानून के रास्ते में बाधा डालने का काम नहीं, लेकिन ये पहली बार है कि पुलिस वाले पर ही FIR कर मुझे याद नहीं आता इस तरह ऐसा नहीं हुआ कभी। अच्छा, मैं बड़ी हैरान होती हूं जब यूथ कांग्रेस के हैंडल पर मैं ये पढ़ती हूं या ये देखती हूं कि वो ये कह रहे कि ये तो हमारे शेर है, इन्होंने शेर दिली का काम किया था, इन्होंने प्रोटेस्ट किया था। जब इतना शेर दिली का काम किया था तो भाई छुपना क्यों है? इतना शेर दिली का काम किया था तो कानून के सामने खड़े क्यों नहीं हो जाते? टेस्ट करने गए थे तो गए थे ना वो स्पॉट पर। हाँ। तो आप कानून की फर्ज करिए, अगर आपने गलत नहीं किया तो अदालत को भरोसा करिए। यदि आपको लगता है कि आपका प्रदर्शन जायज था, क्या दिक्कत? आपने जिस जगह पर प्रदर्शन किया वो जायज था, तो आपको छुपने की बजाय पूरा छाती ठोक के, ताल ठोक के खड़े रहने चाहिए दिल्ली में कि हमारा प्रदर्शन जायज है, इसलिए पुलिस हमारे खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकती है। तो गिरफ्तारी देना भी एक एक्शन होता है। लेकिन आपके जो युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो भी मुंह छुपाए घूम रहे थे जब उनकी गिरफ्तारी हुई, और जो कांग्रेस के 3 युवा कांग्रेस के नेताओं को शिमला से गिरफ्तार किया गया वो भी छुप गए थे जाके। यदि शेर हैं तो बिल में क्यों छुपे? अब शेर दिखाती हूं, शेर दिली क्या होती है और भारत का नाम रोशन करना क्या होता है। बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे की करती हूं। अमेरिका ईरान टेंशन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां है? इजरायल में है। पीएम मोदी के इजरायल दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी का जादू कैसा है उसकी तस्वीरें आपको दिखाती हूं। स्टैंडिंग ओवेशन दिया जा रहा है, मोदी मोदी मोदी, तालियों की गड़गड़ाहट। यह इजरायली संसद है। ये तस्वीर दिखानी क्यों जरूरी है? आप याद करिए पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब यहां बजट सेशन चल रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा में उनका भाषण नहीं होने दिया गया, इतना विरोध था। लेकिन वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इजरायल पहुंचते हैं, वहां की पार्लियामेंट में बोलते हैं तो स्टैंडिंग ओवेशन दिया जाता है, एशिया का शेर बताया जाता है। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
का विरोध हो रहा है। और कौन कर रहा है? विपक्षी कर रहे हैं, और विपक्ष तो करेगा ही, ये उनकी पॉलिसी है। लेकिन भारत की शान बढ़ाना क्या होता है, उसकी एक तस्वीर आपके सामने रख रही हूं। ये 6 तस्वीरों के जरिए आप देखें। कांग्रेस और मुस्लिम संगठन पीएम मोदी के इजरायल दौरे पर सवाल उठा रही है। प्रियंका गांधी पूछ रही थी कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायली संसद के संबोधन में गाजा का मुद्दा उठाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जवाब दिया। इजरायली संसद को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने हमास पर हमला बोला, गाजा का भी जिक्र किया, इजरायल की संसद में खड़े होकर ये बातें कही, इजरायल के सांसदों के सामने कही। इजरायली सांसदों ने ये तमाम बातें सुनी और तालियां भी बजाई, गाजा पीस प्लान को सपोर्ट भी दिया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, ये उनका तौर तरीका है। वो 2 नेशन थ्योरी में विश्वास रखते हैं, वो हर देश की संप्रभुता में विश्वास रखते हैं, वो फिलिस्तीन से सम्मान भी पाते हैं जो कि एक मुस्लिम राष्ट्र है, वो इजराइल से भी सम्मान पाते हैं जो कि एक यहूदी राष्ट्र है, वो शांति के पक्षधर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 नेशन थ्योरी पर विश्वास रखते हैं और ये बात वो खुलकर खड़े होकर हमास की आलोचना करते हुए वो इजराइल में खड़े होकर ये बात कर सकते हैं, क्योंकि वो मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर नहीं चलते हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस वक्त कहां पर हैं? वो इस वक्त वायनाड में मौजूद हैं। क्यों मौजूद हैं? क्योंकि वहां पर उनको मुस्लिम वोट बैंक दिखाई देता है। उन्हें पता है कि वहां से राहुल गांधी का जीतना बड़ा आसान था, उन्हें पता है वहां से प्रियंका गांधी का जीतना बड़ा आसान था, इसलिए वो ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाते हैं जहां पर मुस्लिम वोट उन्हें मिलते हैं। और फिर वो प्रधानमंत्री से पूछते हैं कि क्या आप गाजा पर बोलेंगे? प्रधानमंत्री ने तो बोल दिया। और फिर वहां पर किस तरीके से उन्हें प्यार मिला वो भी आपको दिखाएंगे। आपके सामने पहले बयान रखते हैं। The Gaza Peace Initiative that was endorsed by the UN Security Council offers a pathway. India has expressed its firm support for the initiative. We believe that it holds the promise of a just and durable peace for all the people of the region, including by addressing the Palestine issue. The road to peace is not always easy, but India joins you and the world for dialogue, peace and stability in this region. इजराइल की संसद में पीएम को सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया। पीएम मोदी के साथ सेल्फी लेने वाले लोगों की होड़ सी मची हुई थी। पीएम मोदी और नेतन्याहू के बीच आज द्विपक्षीय बातचीत भी होगी, डिफेंस डील भी होगी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी चर्चा होगी। लेकिन इससे पहले कल जब पीएम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजराइल पर हमास के हमले की निंदा करने का अवसर मिला तो उन्होंने इस अवसर को भुनाया। आतंकवाद को लेकर भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का भी उन्होंने जिक्र किया। In the barbaric terrorist attack by Hamas on October 7, we feel your pain. We share your grief. India stands with Israel firmly. मैं राहुल गांधी जी के पोस्ट देख रही हूं। राकेश जी, इन पोस्ट में क्या है? एक ही बातें हैं, नरेंद्र सरेंडर, ट्रेड डील रद्द करके दिखाएं। और खुद कहां जाके बैठे हुए हैं? वो वायनाड में बैठे हुए हैं। प्रियंका गांधी पूछ रही थी कि क्या आप बोलेंगे गाजा पे? प्रधानमंत्री ने तो बोल दिया। आप कहां पर है? आपकी पॉलिटिक्स कहां पर है? क्या कर रही है कांग्रेस पार्टी? देखिए क्या है, कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पे जा रही है। उसके सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है क्षेत्रीय दल। क्षेत्रीय दल सारे लोग मुस्लिम वोट को अपने पास रख लिए। कांग्रेस उनकी वापसी चाहती है, उसके लिए तमाम तरह के उपक्रम कर रही है। प्रियंका जी की तरफ से जो कहा जा गया कि गाजा पे आप कुछ बोलेंगे, प्रियंका जी ने 2023, 2025 और फिर 2026 में एक ही प्रश्न किया कि सही के साथ खड़े हों।
मेरा प्रश्न ये है कि क्या हमास की गतिविधियों को प्रियंका जी सही मानती हैं क्या? वो हमास जो अपने यहाँ के नागरिकों के पीछे खड़े होकर युद्ध लड़ रहा है, वो हमास जो इजराइल के नागरिकों को उठा के अपहरण करके उनका कत्लेआम कर रहा है, क्या उसको वो सही मानती हैं? गाजा में पीस होना चाहिए। इजराइल भी वहां की खाद्य सामग्री भेज रहा, भारत भी खाद्य सामग्री भेज रहा फिलिस्तीन को लेकर, लेकिन आपका मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते आपने गाजा का नाम लिया। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने जो इजराइल की संसद पे विषय सबसे महत्वपूर्ण उठाया वो है आतंकवाद का, और भारत आतंकवाद की पीड़ा सहने वाले देशों में सबसे अग्रणी है। 26/11 का उन्होंने जिक्र किया, अक्टूबर का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इजराइल के नागरिक भी मारे गए थे। तो स्वाभाविक है कि दुनिया भर में फैला हुआ जो आतंकवाद है उसका रूट एक ही है। आप उसके रूट को अलग नहीं कर सकते, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे गाजा हो, चाहे बांग्लादेश हो। आप देखिए रूट एक है। तो प्रधानमंत्री जी ने 26/11 और आतंकवाद का जिक्र करके कहीं ना कहीं स्पष्ट कर दिया है कि जिसकी पक्षधर आप बन रही हैं वास्तव में वो बहुत गलत रूट है और उसका समर्थन दुनिया का कोई भी देश नहीं कर सकता। अच्छा, समय की हमारे पास थोड़ी सी कमी है, लेकिन फिर भी आपको असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी सुनना चाहिए। AIM चीफ ओवैसी ने तंज कसा है। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने लिखा है कि कासर नरसंहार को हमेशा याद रखा जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री का इस समय इजराइल का दौरा करना और वारंट जारी किए गए एक युद्ध अपराधी को गले लगाना फिलिस्तीनी लोगों के प्रति भारत के लंबे समय से चले आ रहे समर्थन के साथ विश्वासघात है। यह ओवैसी जी का बयान है। देखिए, आप ओवैसी जी से और क्या उम्मीद कर सकते हैं? उनको समझना चाहिए कि आपकी घरेलू राजनीति, वोट बैंक की राजनीति अपनी जगह है और देश की विदेश नीति अपनी जगह है। इजराइल मिडिल ईस्ट में या मिडिल ईस्ट के मामलों में भारत का सबसे भरोसेमंद साझीदार है। और डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात कर लें, इनोवेशन की बात करें, कॉर्पोरेशन की बात करें, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करें, इजराइल ने हमेशा भारत का साथ दिया है और इंटरनेशनल फोरम पे भी भारत ने फिलिस्तीन का हाथ छोड़ा भी नहीं है कभी। बिल्कुल नहीं छोड़ा है, बिल्कुल नहीं छोड़ा। का नाम लिया है मोदी। मदद भेज रहे हैं, लगातार मदद भेज रहे हैं। प्रधानमंत्री जो कहा कि भारत क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और संवाद के जरिए समस्याओं के समाधान का पक्षधर है। और ये भारत की नीति आज की नहीं है, भारत की सदा से वही नीति रही है और प्रधानमंत्री उसी नीति को ज्यादा मुखरता के साथ व्यक्त कर रहे हैं।